गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। केमिकल काइनेटिक्स के हमने 3 लेक्चर बहुत ही अच्छे से बिल्कुल आपको बेस से उठा के पढ़ाने शुरू किए हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वही केमिकल काइनेटिक्स की ही सीरीज का आज नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि 4th लेक्चर है। और मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स का रेट ला एक्सप्रेशन। देखो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लिया था, और उसके अलावा हमने क्या कर लिया था बताओ भाई? ग्राफ सीखा था, रेट लिखना सीखा था, रेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन सीखी थी, बेसिक केमिस्ट्री सीखी थी, और रेट के टाइप सीखे थे, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और उनका एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी रेट ला, या रेट ला एक्सप्रेशन की, उस रेट को कैसे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से, कि किसकी कंसंट्रेशन कितनी कम होगी। मान लो दो रिएक्टेंट स्पीसीज है, ए और बी बना रहे हैं सी और डी, तो सी और डी बनाने में ए ने कितना योगदान दिया, बी ने कितना योगदान दिया कि सी और डी बन गए। रेट में तो रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो ओवरऑल था कि इंस्टेंटेनियस में कि रिएक्शन का भाई इस टाइम पे कितना बन रहा होगा, एवरेज में किस टाइम पीरियड में कितना बन रहा होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस रिएक्टेंट का कितना हिस्सा था, इसका कितना था, इन दोनों ने मिलकर कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाया। मतलब इनकी जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन थी कंसंट्रेशन टर्म्स में रिएक्टेंट्स की, उसके बारे में रेट ऑफ रिएक्शन ने कुछ नहीं कहा। तो वो हमें बताया रेट ला एक्सप्रेशन, या रेट ला बोल लेते हैं उसको, रेट ला। नहीं तो आज हम रेट ला पढ़ेंगे, उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करेंगे। तो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी, देखो ये रिएक्टेंट साइड है और बना रहे हैं 2c प्लस 3d, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, क्या दे रखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय dt इज 1.0 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपको सी की कंसंट्रेशन दे दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, वो दे दी 1.0 मोल पर लीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, इन तीनों की निकालनी, सी को आपको दे रखी ए बी और डी की निकालनी शायद। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी, ए बी सी, सी की तो दे रखी, डी की निकालनी है हमें। हाँ गलत है, यहाँ भी मिस प्रिंट हो रखी है, कोई बात नहीं। अब देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन का आपका जो पहला स्टेप है वो सीधा एक बार रिएक्शन को फिर से लिख लो। कैसे लिखोगे, 2a प्लस बी, और इसने क्या दिया 2c प्लस 3d। अब देखो मैंने बताया था कि रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज के लिए हम केवल फिजिकल अपीयरेंस के लिए उसमें नेगेटिव साइन उसके सामने लगाते हैं जिसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल देते हैं, कि रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट की होगी वो माइनस साइन के साथ चले, क्योंकि इसका ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट साइड का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। इधर पॉजिटिव लगाते हैं क्योंकि बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, दोनों मिलके बना रहती है। तो पहले तो जीरो थे लेकिन ये काफी थे, लेकिन ये जब रिएक्शन पूरी हो गई थी इधर सब कुछ ये होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये घटे हैं। चलो आ जाओ अब, लेकिन सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा फिर करने को। क्या होगा देखो, एक एक रिस्पेक्ट में लिखो। स्टोइकियोमेट्री क्या है 2, तो किससे डिवाइड करोगे 2 से, -1/2 भाई। और क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt। पहला एक और से लिख देता हूँ, लिख लिया, सबको समझ में आएगा अभी। ये तो सबको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस साइन का भी सबको पता है कि भाई रिएक्टेंट साइड है, और जितना ए का स्टोइकियोमेट्री है उससे उसको डिवाइड करना है। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ 2dt की बजाय मैंने लिख दिया -1/2, ये स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। और किसके बराबर होगा आगे देखो, बी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, तो माइनस डी बी बाय dt। नेक्स्ट देखो सी के रिस्पेक्ट में क्या माइनस लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि ये तो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो 1/2, इसका भी 2 है, डी सी बाय dt। आगे देखो डी है ना, डी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट है 3, तो क्या अलग करोगे 1/3 डी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो मेरे ख्याल में रेट ऑफ रिएक्शन आप सभी इस तरह से बहुत अच्छे से लिख लोगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में नहीं आएगी। देखो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपके पास कि आपको क्या दिया हुआ है,
आपको दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ आपको 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपको दिया। अब देखो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसमें क्या दिया है और हमारे पास रिएक्शन में क्या है। ये ही जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंफ्यूज करते थे ना, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, बस इसमें यही एक पॉइंट है जो आपको सीखना है, उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है, 1/2 से डिवाइड है, मतलब उसका कोफिशिएंट 1/2 है, जबकि हमें दिया है विदाउट कोफिशिएंट कि भाई सी की कंसंट्रेशन का ये है। तो जब रिएक्शन में अगर सी 2C है और यहाँ 1C का दिया है तो हम कौन सा लेंगे भाई, इसमें से 2C का निकाल लो, सीधी सी बात है। हमें जो चाहिए हम तो वो यूज करेंगे ना, उसके देने का क्या, वो तो 4C का दे देगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वार्टर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, लेकिन यहाँ तो 2 है। तो इसको आपने कुछ नहीं करना है, आपको दिया है ये 1.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब ये सी का है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/2 dC बाय dt। तो हमारे रिएक्शन के लिए रेट क्या निकलेगा सी के रिस्पेक्ट में, यहाँ फुल का है भाई, फुल का दिया है 1.0, हमें चाहिए हाफ का, तो इसको भी हाफ कर दो, 1/2 इंटू 1.0 मतलब 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। भाई ये बात किसको समझ में नहीं आई, एक बार फिर से देखो। हमें ये दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे रिएक्शन में सी का है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो हमने 1/2 से डिवाइड करके उसका रेट लिखेंगे रिएक्शन का सी के लिए। ये दिया है तो इसको लिख लो कि भाई ये दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें चाहिए कितना, हाफ चाहिए, वहां हाफ है तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, उस गिवन रिएक्शन के लिए आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होगा, उसके यहाँ पे देखो ये, अब ये सब इक्वल लिखा हमने, क्यों लिखा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री लगाने के बाद सभी के रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाता है, इक्वेट किया हुआ है ना हमने। अब ये डाटा आपके पास है 1/2 dC/dt 0.5 मोल, तो आप इसमें वैल्यू पुट करो और निकाल लो, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। कहीं भी किसी को भी इक्वेट कर लो, मान लो आपको निकालना है ए के लिए, तो ए के लिए निकालो, क्या है 1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है भाई, dt इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसका वैल्यू हमारे पास निकालनी है, तो जब दोनों बराबर है तो इसकी विधि सी के बराबर होगी 0.5, तो ये आएगा ए के रिस्पेक्ट में चेंज हमारा रेट का। अब मैंने कहा कि रेट के लिए ये जो साइन है ये केवल फिजिकली दिखाने के लिए है कि ये रिएक्टेंट है, यहाँ भाई रिएक्टेंट डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की कितना चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव थोड़ी होगा, 0.5 नेगेटिव थोड़ी होगा, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रेट थोड़ी हो तो चल रहा है। समझो इस बात को कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रेट क्या है, रेशियो है कंसंट्रेशन और टाइम का, तो वो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा पॉजिटिव, रेट हमेशा होगा पॉजिटिव हमारा, ठीक है भाई। आगे देखो, ए के रिस्पेक्ट में आ गया आपके पास, बी के रिस्पेक्ट में निकालो, इनको इक्वेट करो। अब इसको यहाँ इक्वेट करोगे तो बी के लिए इसको क्या है, 2 को इधर आना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास इस वाले की वैल्यू है भाई, इस वाले की वैल्यू है ना हमारे पास, तो इसमें dC/dt इस रिएक्शन के लिए 0.5 और 1/2 से क्या करना आपको मल्टीप्लाई है, ये हमें चाहिए dB की, तो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dB के साथ कितना आ जाएगा बताओ भाई, dB/dt 0.5 ही तो हो जाएगा, वही जो पहले गिवन था। इस तरह के क्वेश्चन को आप अपनी रफ नोटबुक में जब खुद से करोगे ना लिख लिख के, तब डाउट क्लियर होंगे। देखो मैं कितना ही करा लूं, अब इसमें इक्वेट करके देखो क्या लिखा है, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, और ये किसके बराबर है 1/2 dC/dt के, 1/2 dC/dt के बराबर है ना। इसकी वैल्यू क्या है,
इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 0.5 है, तो इसकी वैल्यू भी 0.5 होगी, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। एक एक इसमें कितनी आई थी? एक कहाँ है? ये 1/2 था, ठीक है भाई। और यहाँ पे dc/dt, ये देखो इधर आ जाओ एक बार, वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारे। भाई वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई के लिए इधर देखो फिर से, ये इक्वेट किए हुए हमने, तो 1/2 से 1/2 हटा सकते हैं, हटा दो, तो dA/dt क्या हो जाएगा? dc/dt के बराबर, dc/dt क्या है? 1.0 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ए की वैल्यू आएगी, ये ए का रेट आएगा 1.0, सी का रेट था इस केस में 0.5 हो गया था, ये आधा हो गया था। अब निकालो बी का, निकालना है तो बी का देखो dB/dt, dB/dt और 1/2 dc/dt। अब dc/dt की वैल्यू कितनी है? 1, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.5 हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में क्या है भाई? बी के रिस्पेक्ट में आएगा हमारा 0.5। अब निकालो डी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में डी का है 1/3 और ये है क्या है इधर 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 dc/dt इज इक्वल टू 1/3 dd/dt। भाई हमारे पास किसकी वैल्यू? हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो 3 को इधर ले आओ, 3/2 dc/dt इज इक्वल टू dd/dt। निकाल दोगे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 3/2 से जब 1 को मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू है हमारे पास dc/dt, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ए के रिस्पेक्ट में हमारे पास आया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, बी के रिस्पेक्ट में आया 0.5 पर मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, डी के रिस्पेक्ट में 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, और सी के रिस्पेक्ट में दे ही रखा है 0.5, हमने निकाल लिया था। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं बच्चा पार्टी, हो जाएगा। देखो इसमें ए वाले में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इस क्वेश्चन को क्या करना, आप एक बार खुद से अपने आप से एक बार रफ नोटबुक में लिखना, समझना, करके देखना, फिर ये आंसर देखना, आंसर मैच करना, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारा आज का टॉपिक है रेट ला एक्सप्रेशन। तो बच्चों आज का टॉपिक शुरू करते हैं जल्दी से, लेक्चर नहीं तो लंबा हो जाएगा। रेट एक्सप्रेशन और रेट ला, हमने कोई भी रिएक्शन थी एक्स, और उसके लिए हमने क्या लिखा, मान लो एक्स और वाई मिलके जेड बना रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके लिए हमने रेट लिखा था माइनस डी कंसंट्रेशन एक्स बाय dt माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ वाई बाय dt इज इक्वल टू प्लस डी जेड बाय dt। ये हमने रेट लिख दिया था भाई, कि रेट क्या होगा, रेट मतलब कितनी कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज होगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, ये कंप्लीट नहीं था, कि एक इंफॉर्मेशन ये अब भी नहीं दे रहा था कि एक्स और वाई दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, कि भाई एक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा जेड बनाने में। ऐसा थोड़ी दोनों बराबर ही चल रहे होंगे, इतने शरीफ थोड़ी है, जिसका ज्यादा दम होगा वो ज्यादा अपना हिस्सा ले रहा होगा। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, एक रिएक्शन हो रही है बोर्ड पे लिख के कि भाई किसने कितना हिस्सा योगदान दिया। तो ये देखो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं था, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप थे कि भाई एक्सपेरिमेंट करो और फिर देखो वहां उनके मासेज वगैरह कैलकुलेट करो, एक्टिव मास एक टर्म आएगी वो पढ़ेंगे कि किसका कितना एक्टिव मास उस रिएक्शन के अंदर कंसिडर किया गया है, उसमें टेक पार्ट किया है उसने मास ने, जिससे कि जेड बना है, फॉर्म हुआ है, जेड का प्रोडक्शन हुआ है। तो इसलिए रेट ला एक्सप्रेशन आया कि जो रेट था हमारे, इसमें ये खामी थी कि वो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन का रेट के साथ कोई रिलेशन नहीं बता पाया था, कि भाई इस रेट के साथ तो रिएक्शन होगी ठीक है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, वाई के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, क्या होगी। तो एक नया एक्सप्रेशन दिया गया किस किस के बीच में रिलेशन था, वो करने के लिए, देने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किस किस के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, कि कंसंट्रेशन टर्म्स और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन देने के लिए एक नया एक्सप्रेशन दिया गया जिसको रेट ला बोला गया या रेट ला एक्सप्रेशन बोला गया। तो मान लो ये एक रिएक्शन है x प्लस वाई और ये दे रही है हमें z। भाई ये बात आपको समझ में आएगी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ला एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। क्वेश्चन आता है ये रेट ऑफ रिएक्शन रेट ला एक्सप्रेशन, दोनों की डेफिनेशन लिखो। इट इज चेंज इन रेट इन चेंज, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और ये क्या है, एक्सप्रेशन क्वेश्चन दैट कोरिलेट्स
द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन और रेट को कोरिलेट करती है रिएक्टेंट्स की साइड की कि भाई ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, तब ये इतना बनेगा। हो गया क्लियर? तो भाई मान लो एक रिएक्शन हमारी, और इस रिएक्शन का हमें ये करना है कि रेट बताना है। तो इसका रेट बताया गया है कि इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा और इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा, और उन दोनों की कंसंट्रेशन के रेट प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कहा गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ वाई, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन का कोई मतलब नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे के लगा देंगे और ये आ जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो ये हमारा हुआ रेट ला एक्सप्रेशन। अब ये तो देखो सिंपल रिएक्शन थी, यहाँ भी वन था, यहाँ भी वन था, यहाँ भी वन है। तो यहाँ इनकी जो पावर होगी वो कोफिशिएंट जो हमने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन में जिससे हम डिवाइड करते थे वो इनकी पावर में चला जाएगा, वो इनकी पावर में चला जाएगा। अब जो ये पावर्स हैं ये होते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि किस ऑर्डर की किसका कितना है, ये हमें बताएगी कि किस वाले रिएक्टेंट के उसने स्पीशीज ने कितना योगदान दिया है, किसका कितना ऑर्डर है उस रिएक्शन में। जैसे 1-1 है तो मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, वाई के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं भाई कि मान लो कोई रिएक्शन हमारी और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, एक्स ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वाई कम कर रहा है। हम कैसे पता लगाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन से नहीं पता लगाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन तो आ जाएगी कि इसके रिस्पेक्ट में इतनी तेज भागेगा, इसकी में इतने, लेकिन पता तो नहीं चलेगा किसने कितना योगदान दिया, किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया। तो उसके लिए हमारे पास है रेट ला एक्सप्रेशन। तो रेट को मैंने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। और के को क्या बोला बताया गया, रेट कांस्टेंट। के का नाम क्या है, रेट कांस्टेंट। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो उनके कंसंट्रेशन की पावर्स में चले जाएंगे। मान लो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट 1-1 है, तो ये कंसंट्रेशन की पावर में जाएंगे। कोई भी रिएक्शन उसके लिए आपको रेट ला एक्सप्रेशन लिखना गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और वाई, इनका प्रोडक्ट। के आ गया रेट कांस्टेंट। अब ये एक्स और वाई आ गया। अब मान लो इधर 1 है 1 है, अगर मान लो यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता, तो एक्स स्क्वायर और वाई 1। इस पे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसको कर लेना। मान लो एक रिएक्शन आ जाए आपको 2a + 3b gives 4c, बोले कि रेट लिखो, रेट ला एक्सप्रेशन लिखो। क्या करोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसका कोफिशिएंट कितना है उसका स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ बी कोफिशिएंट कितना ये, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बी क्यूब हो जाएगा। ए की कंसंट्रेशन को अगर सेम रखे हम, ए की कंसंट्रेशन को मान लो 1 है, इसको सेम रखे, बी की कंसंट्रेशन भी 1 है, इसको आप इसको 2 टाइम्स कर दे कंसंट्रेशन को, तो रेट पे कितना फर्क पड़ेगा। देखो ए को कांस्टेंट रख लो 1 का स्क्वायर के 1 स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा के, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, बी की कंसंट्रेशन पहले 1 थी तो ये भी कितना था, पहले कितना था के ए बी, हमारा जो आंसर था कि भाई के और ए और बी की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब वो कह रहा है बी की हमने 2 टाइम्स कर दी, तो बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गई। अब तो ये 2 का क्यूब मतलब 8, तो अब हो गया 8 के, और अब पहले क्या था के। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट, ऑन क्वाड्रपल द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखना है जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो पावर में चढ़ाने हैं, और जितना भी आपको जो ऑपरेशन करने को कहा जाए कि वाई को डबल करो, एक्स को सिंगल करो, इसको ट्रिपल करो, आपको इसमें करके वैल्यू पुट करनी है और मैथमेटिकली आंसर निकालना है। अब आ जाएगा कि इन पावर्स को जब जोड़ देंगे, मान लो ये रिएक्शन है, इसकी एक्स की पावर है 1 और वाई की पावर है 1, तो इनको जब जोड़ेंगे 1 + 1, ये आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखो एक रिएक्शन हमने पढ़ी कि ये पढ़ लो फिर से x + y 2x + 3y, ठीक है भाई, नहीं जनरल पढ़ेंगे, जनरल एक रिएक्शन, और इसने दिया z। अब आपसे कोई पूछे रेट लिखो इसके लिए, तो इसके लिए रेट का किसी भी इस टाइप के रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन होगा k रेट कांस्टेंट
एक्स की पावर ए, मान लो ये ए इसका कोफिशिएंट है, बी इसका कोफिशिएंट है, और वाई की पावर बी। देखो भाई रेट ला एक्सप्रेशन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। के क्या है? रेट कांस्टेंट, एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, वाई क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाई, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और ए और बी ये जो दोनों मिल जाएंगे, जोड़ देंगे इनको, तो ये देंगे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई एक टर्म आती है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, 1-2 नंबर के जरूर आता है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, वो हम जब क्वेश्चन मोलिकुलरिटी पढ़ लें तब करेंगे। तो मेरे ख्याल में रेट ला एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, आराम से लिख लोगे। एक क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। हाँ भाई क्वेश्चन है, चलो मैं लिखता हूं, उसके बाद सोल्व करना। देखो बच्चा पार्टी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन 2a + b + c, ये रिएक्शन दी हुई है आपको, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो खुद कह रहा है इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। ये आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो। तो ये खुद कह रहा है, देखो मान लो ये रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हम लिखेंगे कि या तो इससे लिख लो, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस आपको मान लो ये चीज ना दिया और सीधा बोला रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो लिखो भाई रेट कैसे लिखोगे? मैंने क्या बताया था? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ थर्ड रिएक्टेंट। फर्स्ट रिएक्टेंट क्या है? ए, सेकंड क्या है? बी, थर्ड क्या है? सी। अब देखो दोनों चीजें यहां भी आपके पास है, ए के रिस्पेक्ट में क्या है? क्या है भाई? रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर दी हुई है आपको, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है भाई, बी के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में आपको दिया है सेकंड ऑर्डर, और सी के रिस्पेक्ट में आपको ये दिया हुआ है, सी के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर हो जाएगा भाई। सी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है जीरो ऑर्डर, तो यहां से आप निकाल लोगे रेट, ये आ गया रेट। भाई ये जो हमारे टर्म्स हैं के A1 B2 C0, ये जो 1 2 और 0 है, 1 2 और 0, ये होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो पीछे मैंने क्या कहा था, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। पीछे मैंने कहा था कोफिशिएंट लिख देना, आप ऑर्डर आ जाएगा। देखो मैक्सिमम रिएक्शन में जितना उनका कोफिशिएंट होता है वही उसका ऑर्डर होता है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें जितना उसका कोफिशिएंट होगा वो उसका ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर एक तरह से एक्सपेरिमेंटल हमने कैलकुलेट किया है। तो क्या होता है कि ये ए है, बेशक इसका 2 हो लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब इसका जो एक्टिव मास है ये कंप्लीटली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका कुछ हिस्सा कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में केवल फर्स्ट ऑर्डर है, जबकि बी कोफिशिएंट एक होते हुए भी सेकंड ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सारी कहानी एक्टिव मास की, किसका कितना एक्टिव मास रिएक्शन के दौरान क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। तो जो हमने रेट ला एक्सप्रेशन लिखा था, क्या लिखा था कि मान लो ax प्लस by इज इक्वल टू जेड। इसके लिए जब मैंने रेट आपको लिखवाया कि रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर a y की पावर b, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा भाई, ये जनरल केस ऑलमोस्ट रिएक्शन में होता है, लेकिन आप जब भी इसको पेपर में रेट लिखोगे इस तरह से रिपोर्ट नहीं करोगे। ये मैंने पहले आपको ये इसलिए कराया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये नहीं करना। ये हो सकता है मैक्सिमम केसेस में हो सकता है, लेकिन जब हम रिपोर्ट करते हैं स्टैंडर्डाइज करते हैं जनरलाइज करके कि भाई हर एक के लिए होना चाहिए, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होता, हमेशा ए ऑर्डर नहीं होता। ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल हमें दिया होगा, या तो ऑर्डर हम निकालेंगे यूनिट से निकालेंगे, या गिवन होगा इस तरह से, या फिर और कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। हम हर रिएक्शन पे ये नहीं कर सकते कि ए उसका कोफिशिएंट है, तो उस रेट रिएक्शन पे आप स्टार लगा के लिख लेना अपनी हिंदी लैंग्वेज में कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे कभी भी। इसको ये समझने के लिए एक तरह से कहानी कौन है कि वो कितना रिएक्टेंट या कितना कौन सा उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है मास का रिएक्शन में। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन रेट ला लिखते टाइम ऑर्डर लिखना है, और ऑर्डर हमें
गिवन मिलेगा, हम रिएक्शन से नहीं निकाल सकते, प्रैक्टिकल चीज है ऑर्डर निकालना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मैंने करा के ये क्लियर करने की कोशिश की है कि हमेशा ये नहीं होता है कि हम यहाँ स्क्वायर चढ़ा दें, ऐसा कर दें, क्योंकि ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। जब मैं था जब भी मैंने की थी, मैं कंसंट्रेशन को ही ऑर्डर मान लेता था, कंसंट्रेशन टर्म जो होती थी ना कि कोफिशिएंट, उसको ऑर्डर मान लेता था, गलत हो जाता था। हालांकि होता है, बहुत सारी रिएक्शन आपको मिलेगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा होगी, और हमें तो हमेशा वाला चाहिए। तो हमेशा के लिए या तो ऑर्डर गिवन मिलेगा या कोई ना कोई हिंट मिलेगा, यूनिट से निकालेंगे, आप इसको नहीं मान सकते। तो लिख दो रेट इसके लिए, ए के लिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर, बी के लिए सेकंड ऑर्डर, सी के लिए जीरो ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन हो गया फाइंड रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, तो ये तो रेट लॉ हो गया। मान लो इसको हमने नाम दे दिया R1, R1 हो गया हमारा के A1 बी स्क्वायर और C0, ये हो गया हमारा, हो गया भाई। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है नेक्स्ट में द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आर डबल, देन कैलकुलेट द न्यू रेट। अब न्यू रेट को मान लो R2 मान लो, किस किस की कंसंट्रेशन डबल की है, ए की डबल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, बी की डबल कर दी 2b कर दो भाई, और सी की कर दी डबल तो 2c कर दो, 2c हो गया। देखो R2 कैसे निकालोगे, 2 को बाहर ले आओ, के ए 2 पे 1 पावर थी ना, इस पे 2 थी, 2b को जो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर, 4b आ जाएगा ना, तो b स्क्वायर को वहीं रहने दो, 4 को बाहर ले आओ, 2c स्क्वायर, 2c की पावर 0 क्या हो जाएगा भाई, c की पावर 0 भी 1 होता है, 2c की पावर 0 भी क्या होता है 1 ही होता है। तो इसके इससे कुछ फर्क पड़ेगा केस में, हमारे उसमें कैलकुलेशन में कुछ फर्क पड़ेगा इसका, इसका हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन हमने डबल की है तो इसको हमने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप सी कर दो, सी की पावर 0 1 होता है, 2c की पावर 0 भी 1 ही होता है, जब पावर 0 है तो 1 ही रहेगा ना। तो कर ले इनको गुना, 4 दूनी 8, 8 के ए बी स्क्वायर सी की 0, सी की 0। देखो R1 और R2 क्या है, ये तो R1 ही आ गया, ये R1 है, तो लिख दो 8 R1, तो क्या हो जाएगा भाई 8 टाइम्स हो जाएगा रेट, जैसे ही हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो ये रेट यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा, मींस 8R1 हो जाएगा ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, लेक्चर लंबा हो रहा है, अलग अलग से क्वेश्चन करने की बजाय मान लो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ दूं मैं कि गिव द रेट ऑफ रिएक्शन, गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर बताओ भाई कैसे होता है, ऑर्डर क्या होता है, जो यहाँ पे होती है कंसंट्रेशन टर्म्स की जो ऊपर होती है हमारी पावर जो होती है वो होती है ऑर्डर। तो लिखो 1 + 2 + 0, मतलब ये क्या है, दिस इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई रिएक्शन आपको दे देगा, रेट ला एक्सप्रेशन दे देगा और उससे कहेगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या करना, आपको जो रेट ला एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर के ऊपर जो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर है उनको ऐड करना, सिंपली रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। जो फर्स्ट पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें एक ही कंसंट्रेशन को आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, रेट ला एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चन वो सोल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक दो रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे, एक दो इनके करेंगे रेट ला एक्सप्रेशन के, और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।